झिलमिल सितारों का आंगन होता, रिमझिम बरसता सावन होता, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक झांसी की एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। चलिए आज आपको उनसे मिलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। वो झांसी में मोटिवेशनल मुद्दों पर बहुत सारे छात्रों को पढ़ाती रही हैं और वर्तमान में एक पेट्रोल पंप की मालिक भी है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर कीर्ति सागर जी से। नमस्कार कीर्ति जी। नमस्ते। कीर्ति जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। छोटे से इंटरव्यू में साहब पाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और मुझे रिकॉर्ड करने की आपने जहमत की। मेरी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और शुक्रिया बंजारा बीट्स का। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति सागर है, जो कि शादी के उपरांत डॉक्टर कीर्ति रोहित रतन हो गया है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे 2 भाई हैं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेंद्र सिंह सागर, माताजी का नाम श्रीमती सुनीता सागर। मेरे बड़े भाई का नाम वैभव सागर है। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया। मेरा छोटा भाई, जो कि बहुत चुलबुला शुरू से रहा है, उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मेरे फादर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करते थे। उनकी पेंटिंग्स को देखकर दिल किया करता था मैं भी बड़े होकर ऐसी ही पेंटिंग्स बनाया करूँगी। वो BHEL में कार्यरत थे, इसीलिए उन्होंने आगरा छोड़ा। इससे प्रायः वो आगरा में रहा करते थे। BHEL में जब उनकी नौकरी लगी तो वो BHEL में आकर यहाँ पर परिवार सहित रहने लगे। मेरी माताजी जो हैं ग्वालियर की रहने वाली हैं। उनके पिताजी रेलवेज़ में थे, तो वो ग्वालियर में रहा करती थी और ग्वालियर से उनका ट्रांसफ़र जो है झांसी हुआ। इस तरह से मेरे माता पिता की शादी हुई और मेरा जन्म जो है BHEL हॉस्पिटल में हुआ। हमारी झांसी से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? क्योंकि पिताजी कार्यरत थे यहाँ और माताजी तो उनके साथ थी ही, तो इसी वजह से मैं झांसी में पैदा हुई, BHEL हॉस्पिटल में ही पैदा हुई और BHEL शिक्षा निकेतन स्कूल में ही मेरी स्कूलिंग हुई, जो कि एक CBSE बोर्ड स्कूल है। उसके बाद फिर आपकी आगे की पायदान क्या रही शिक्षा की? शिक्षा के समय तो पढ़ाई करना मेरे लिए बड़ा कठिन था। पढ़ने के नाम पे तो मुझे नींद आने लगती थी, लेकिन जब डांस की बात होती, जब गाने की बात होती, जब पेंटिंग की बात होती, तो मैं सबसे आगे। इतनी सारी ट्रॉफीज़ मेरी घर पे रखी हुई हैं कि माता पिता देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, वो लोग गुस्साने लगे कि पढ़ती क्यों नहीं हो। क्या करें, कभी कभी सवाल समझ में ना आए, कभी कभी टीचर ब्लैक बोर्ड से रब कर दे, समझ में ना आए क्या करें। दूसरे दिन जाए तो पनिशमेंट में खड़े हो जाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं क्लास 7th में थी, मेरे 100 में से 3 नंबर थे मैथ्स में। ये बड़ा कठिन समय था मेरे लिए, तो मेरे माता पिता ने सोचा क्यों ना इनका ट्यूशन लगवा दिया जाए। उस साल उन्होंने मेरा ट्यूशन लगवाया। बड़ी ज़िद्दोजहद से मेरे दोबारा 30 में से 5 नंबर आए। 2 नंबरों का इजाफा हुआ? जी हाँ, सिर्फ 2 नंबरों का इजाफा और ढेर सारी डांट का भी इजाफा हुआ। और उसके बाद जब जैसे तैसे मैंने क्लास 7th पास की, बड़ी रोड के पास की मैंने क्लास 7। और जब मैं क्लास 8th में आई, मुझे अनिलेश सचान सर मिले और वो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए कि तुमको समझ में आता क्यों नहीं, हम तुम्हें समझा के ही छोड़ेंगे। उन्होंने इतनी खूबसूरती से मेरे सारे मैथ्स के बेसिक्स क्लियर किए कि क्लास 11th-12th में मैं जाके कॉमर्स मैथ्स की टॉपर बनी। वाह। मुझे कभी विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी मैथ्स टॉप करूँगी। इसके अलावा मेरे जो गुरु हैं श्रीमान BK वाजपेयी सर, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई
उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई, लेकिन इन सब के अलावा उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया कि हम आखिर पढ़ते क्यों हैं, रीज़न क्या है पढ़ाई का, उसको एनालाइज करो, उसको देखो कि वो आम दुनिया में काम कहाँ आता है. इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. वाई यू आर नॉलेजेबल, फाइंड आउट दिस थिंग, वेयर यू आर यूजिंग दिस नॉलेज, इट्स इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा गीतांजलि अग्रवाल मैम, श्रीवास्तव मैम, भाटिया मैम, राजीव शर्मा सर, प्रशांत खलवरकर सर ने मुझे बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाई. मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी. सत्यनारायण सर, शायद इनमें से कुछ लोग अभी हैं भी नहीं इस दुनिया में, और जो हैं वो ज़रूर मेरी बात को समझेंगे. इसके अलावा मैंने क्लास 6-7 में स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा किया. मैं क्या खेलती रही आप? मैं एक्चुअली खेलने के मामले में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, पर मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था और वॉलीबॉल भी खेलना पसंद था. मैं अपने स्कूल में ब्रास बैंड ट्रुप की कैप्टन थी, और हमारे यहाँ पे जो ब्रास बैंड था उस पर CISF के जवान भी परेड किया करते थे. एथलेटिक्स में मेरा रुझान था ज़्यादा, तो उसमें मैं 5 किलोमीटर्स एक बार में दौड़ सकती थी और 3 किलोमीटर्स एक बार में दौड़ सकती थी. इनसे रिलेटेड काफ़ी पुरस्कार मुझको मिले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. फिर उसके बाद आपका पायदान कैसे बढ़ता गया? उसके बाद जब मैंने स्कूल छोड़ा तब मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका था, जो कि मेरे गुरुजनों द्वारा मुझे काफ़ी दिया गया. मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैंने BCom ऑनर्स इन फाइनेंस किया. BCom ऑनर्स इन फाइनेंस करने के बीच में ही मेरा विवाह हो गया. सेकेंड ईयर में जब मैं थी तब मेरी शादी मिस्टर रोहित रतन से हुई, और जो कि बहुत सारी क्वालिटीज़ के धनी हैं, और जितना प्यार वो मुझसे तब करते थे उसका 100 गुना आज शायद करते हैं. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अगर उस समय मैं पढ़ाई छोड़ देती तो शायद आज इंटर पास होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इस तरह से मेरी BCom कंप्लीट हुई, BCom ऑनर्स. उसके बाद उन्होंने मुझे MBA में एडमिशन दिलाया. जब मैंने MBA में एडमिशन लिया तो किताबों की बड़ी दिक्कत होने लगी कि किताबें कहाँ से आएंगी, क्योंकि पहले बार बार हम लोग लाइब्रेरी से इशू करा लिया करते थे और उससे पढ़ लिया करते थे, लेकिन कॉलेज जाने में कभी कभी बड़ी दिक्कतें हो जाती थी, क्योंकि उसी समय मेरी बेटी मेरे पेट में थी. तो ये बड़ा संघर्षपूर्ण समय था मेरे लिए. मेरे हस्बैंड दिल्ली जाकर खुद वो सारी किताबें लेके आए ताकि मैं पढ़ सकूं, और मैंने फिर सारा दिन काम किया, सारी रात पढ़ाई की, बच्ची को भी संभाला. इस तरह से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया. फिर आपका PhD और MBA के बीच में काफ़ी फासला रहा, क्योंकि MBA मैंने 2010 में कंप्लीट किया, और 2010 के बाद मैंने BIT पोछाभावर में एज अ विजिटिंग फैकल्टी MBA को पढ़ाया. MBAs को पढ़ाने के बाद मुझे बड़ी ही खूबसूरत और नटखट क्लास मिली थी, और इतने प्यारे उसके स्टूडेंट्स थे. सपना राय, मीनू तेवतिया, संदीप दसानी, रोहित साहू, अंबुज, संघर्ष, अरविंद, अमित, ये सारे स्टूडेंट्स. इसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स, साक्षी, शिखा, इन सभी बच्चों के मुझे 2010 से नाम याद है. इन सबको मैंने इतना प्यार किया और इन सब ने भी मुझे इतना ही प्यार दिया. MBA को पढ़ाने के बाद मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब लग गया. वहाँ पर मैं एज अ समीक्षा अधिकारी जो है चयनित हुई. समीक्षा अधिकारी की नौकरी मुझे किसी कारणवश छोड़नी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैंने BPCL पेट्रोल पंप का जो है फॉर्म भरा था, वो मुझको अलॉट हो गया. पेट्रोल पंप मैंने ले लिया और नौकरी को मैंने छोड़ दिया. इसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. वो भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया. मैंने हर एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के, खुद पढ़ाई की, क्योंकि मुझे लगता है खुद पढ़ना चीज़ों को ज़्यादा पुख्ता बनाता है और चीज़ों को इस तरह से आपसे जोड़ देता है कि आप उसकी जड़ों को जानते हैं. अगर आप ऊपर से किसी नॉलेज को ले लेते हैं तो आप केवल उस चीज़ का नाम जानेंगे, उसकी एप्लीकेशन नहीं जानेंगे कि उसका यूज़ कैसे हो सकता है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं,
और वो किस तरह से आपकी डेली लाइफ में काम आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपली ट्रिग्नोमेट्री की, एक पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उस छोर से इस नीचे के कोने तक कितनी रस्सी बांधनी है, तो सिंपली हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है, बस एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। बच्चों को ये कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन जब तक आप खुद इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है आपकी लाइफ में। डॉक्टर कीर्ति, मैं एक बड़ा असमंजस में हूँ आपसे ये सवाल पूछने में कि चूँकि आप म्यूजिक से जुड़ी रहीं, आप खेल से भी जुड़ी रहीं और बहुत सारा मोटिवेशनल आपका जीवन में एटीट्यूड आपने जिया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आप हमारे दर्शकों के लिए कोई आपकी पसंद का कोई गाना गुनगुनाना चाहें तो क्या ये मेरी अपील संभव है? अभी तो मैं इतना तैयार नहीं हूँ। सिर्फ 2 लाइन। ये गाना मेरी माता जी गाया करती थी और अब भी गाती हैं, और बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उनके मुंह से बहुत सुंदर लगता है क्योंकि वो भी गायन में बहुत अच्छी हैं और उन्हीं से मैंने सीखा। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। बहुत शानदार। कीर्ति जी, आपके जीवन में कोई ऐसी कोई घटना रही जिससे आपके जीवन में वो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आया हो? मेरी शादी। वो कैसे? मैं बहुत ही स्टूडियस किस्म की इंसान थी, मेहनती भी थी, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा विवाह हो जाएगा। विवाह होने के उपरांत मेरे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ गई। घर की बड़ी बहू थी मैं, ससुर जी की सास की, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कल भी थी और आज भी है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी देते हैं। उनकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया, आज भी है। और इसके साथ साथ मुझे अपना भी सपना पूरा करना था, मुझे पढ़ना भी था, आगे भी बढ़ना था। मेरा शुरू से बचपन से ये सपना था कि मैं खुद कमाऊंगी, अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। हर महिला का ये एक एम होना चाहिए कि मैं कमाऊंगी और घर में उतना ही खर्च करूंगी जितना मेरा पति खर्च करता है, या फिर उससे ज़्यादा। अगर आप बराबरी करना चाहती हैं मर्दों की, तो आप उतना ही घर में खर्च कीजिए जितना आपके पति करते हैं, या उससे ज़्यादा। 2 तरह की औरतें होती हैं, एक जो बिल्कुल नहीं कमाती हैं, घर पूरा देखती हैं, हमेशा उनको अपने पति से या किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, पैसे मांगने पड़ते हैं। फिर आप कहते हैं आदमी और औरत बराबर नहीं है। क्या औरतें काम नहीं कर सकती? या जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो काम नहीं कर सकती? प्राचीन काल से औरतें काम करती चली आ रही हैं, जो घर के काम भी करती थी और खेतों में भी जाके काम करती थी। उसके बावजूद भी आज भी आप देखिए, बड़ी सिटीज़ में ऑटो रिक्शा तक औरतें चला रही हैं। आप सुनीता विलियम्स को देखिए, स्पेस में जाके काम कर रही हैं, है ना। एयर होस्टेस, ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही? जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है वो टेलरिंग का काम करती हैं, सिलाई करती हैं। एक लेबर वर्क की औरतें बाहर नहीं जा सकती हैं घर से, क्योंकि उनके ससुराल वाले अलाउ नहीं करते, तो वो घर में बैठ के बीड़ी बनाती हैं। हर एक चीज़ घर में बैठ के, डलिया बनाना, सूप बनाना, इतने आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर होना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए कमाइए, आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप अपना पैसा कमाने के बाद दूसरी तरह की जो स्त्रियां होती हैं वो नौकरी भी कर रही हैं और फिर कहती हैं ये पैसा मेरा है, ये मैं अपने ऊपर खर्च करूँगी। पति का जो पैसा है वो घर के लिए, पति सारा पैसा घर में खर्च करे। ऐसा क्यों भाई? जो दोनों लोग कमा रहे हैं, दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी चलाएं और दोनों बराबर बराबर से घर में पैसा खर्च करें। कीर्ति जी, आप सोशल लिविंग से भी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, उसके बारे में भी उल्लेख कीजिए। उसके फिर उद्देश्य क्या हैं आपके? इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये मुझे सेटिस्फैक्शन देता है, मुझे जो है आत्मसंतुष्टि मिलती है लोगों के साथ अच्छा करने में। कोई गरीब जो बच्चे दिख जाते हैं मुझे,
उनको कभी जाके चप्पल पहना दिया करते हैं, जूते पहना दिया करते हैं, कपड़े दे दिया करते हैं, खाना पीना दे दिया करते हैं। तो ये किस यहाँ विंग तो के अंतर्गत आप करती हैं? मैं पर्सनली भी करती हूँ। जैसे कि हमारे घर के पीछे ही कुष्ठ आश्रम है, जी। वहाँ पर मैं आए दिन जाती हूँ, और जो कुष्ठ रोगी हैं उनसे मिलना कोई पसंद नहीं करता है, तो मुझे पसंद है लेकिन वहाँ जाना और वहाँ के लोगों की मदद करना, वहाँ खाना पहुँचाना, तो ये मैं आमतौर पर करती हूँ उस कुष्ठ आश्रम में। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कचहरी के पास में बस्ती है, जहाँ रोड पे ही बहुत सारे बेचारे लेबर वर्ग के लोग रहते हैं, इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, शायद उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है कि वो कहीं से क्या लाएं क्या खाएं। तो आए दिन मैं वहाँ जाया करती हूँ, वो लोग सब मुझे मेरे नाम से जानते हैं, और वहाँ पर उनको पैसे नहीं देती हूँ, क्योंकि पैसे जो है आदमी को गलत संगत में डालता है। तो मैं उनको उनके ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाती रही हूँ। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड्स, जो कि राहुल जैन सर के अंडर में काम करती हैं, उनसे भी मैं काफ़ी समय तक जुड़ी रही, और उनके साथ भी मिलकर मैंने आदिवासी बस्ती में काम किया, वहाँ के लोगों को खाना खिलाया, और वहीं मेरी शायद आपसे मुलाकात भी हुई थी ज्योति जी, तो बड़ी खूबसूरत वो मुलाकात थी। और कीर्ति जी, अगर मैं आपसे चलते चलते ये पूछूं कि आपकी अब आने वाले कलों में दो ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप प्राथमिकता से पूरा करने की ताकत लगा देंगी और करना ही चाहेंगी, उसका उल्लेख कीजिए। मैंने जैसा आपको बताया कि समाज सेवा मुझे आत्मसंतुष्टि देता है, तो मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी। मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई भी हो। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में एक छोटी बिल्ली आने लगी, मैंने उसको पाला नहीं है, पर जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ मेरे पैरों में लिपट जाती है, तो मुझे बार बार ये लगता है बेचारी ये भूखी है। कुछ भी मेरे पास होता है मैं उसको खिलाती हूँ। मुझे लगता है कि जानवरों को भी ज़रूरत है, इंसानों को भी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद सभी हैं। जब भी तेज़ पानी बरसता है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ बेचारे जो लोग रोड पे पन्नियों में रह रहे हैं, क्या हाल होता होगा उनका। हम तो केवल एक पंखा बंद होने से इतना चिड़चिड़ा रहे हैं, इतनी मुसीबतें मतलब कह रहे हैं कि पंखा बंद हो गया, इन्वर्टर भी बंद हो गया, लाइट नहीं आ रही। उनसे पूछिए कि सोने को जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, रोड पे नाले बहने लगे हैं, और घरों में उनकी जो पन्नी लगी है उसके अंदर पानी बहने लगा है, क्या हाल होता होगा उनका। मतलब आपके जीवन का पहला लक्ष्य समाज सेवा, जी। और दूसरा जो कि सभी का होता है वो मेरा भी है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएं और वो भी ऐसा ही कुछ करें। बच्चों से बात चली है तो मैं चाहूँगा आप बच्चों के नाम सहित उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। मेरी बड़ी बेटी पनाश रतन है और मेरा छोटा बेटा कुंवर आर्यमन सिंह। पनाश जो है बेहद खूबसूरत पेंसिल स्केच बनाती हैं, चारकोल पेंसिल की। उन्होंने कई सारे खूबसूरत स्केचेस मेरे भी बनाए और अरुणिमा सक्सेना के भी बनाए। और मेरा बेटा जो है वो बड़ा नटखट है, जो कि पनाश को बहुत परेशान करता है पर उसका दिन हम लोगों से प्यार किए बिना, लिपटे बिना कटता ही नहीं है। बहुत सुंदर गाना भी वो गाता है और पनाश भी बहुत सुंदर डांस भी करती है और गाना भी गाती है। तो डॉक्टर कीर्ति, मैं चलते चलते एक और आग्रह करूँगा। एक ऐसे गाने की पंक्ति को गाने को कहूँगा जो आपके जीवन साथी को बहुत पसंद आती हैं और वो आमतौर पे आपसे आग्रह करती हों कि भाई ये गाना सुनाओ। झिलमिल सितारों का आंगन होता, रिमझिम बरसता सावन होता, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आप अपने जीवन साथी के बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरे जो जीवन साथी हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे प्रेम है, मेरा जीवन है, उनका नाम श्रीमान रोहित रतन है। पुत्र माननीय मंत्री रतन लाल अहिरवार जी, श्रीमती त्रिवेणी देवी जी
उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सब झांसी से ही की और इसके बाद उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा बड़ा गांव से। इसके अलावा अभी वो मऊरानीपुर क्षेत्र से विधायक का चुनाव बसपा से लड़े थे। उन्होंने मेरा हमेशा बहुत सपोर्ट किया एज अ पॉजिटिव हस्बैंड और नॉट ओनली अ हस्बैंड, उन्होंने मेरा एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, हर मुसीबत को सॉल्व करने की कोशिश की और आज भी हम लोगों में दोस्ताना ही है और जब भी कभी बात होती है तो हंसमुख बात होती है और जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़ा भी दोस्तों वाला ही होता है, यानी कि सुबह लड़ाई झगड़ा और शाम को सुलह। मेल मिलाप। जी हाँ। चलिए, तो ये थी डॉक्टर कीर्ति सागर जो अपने जीवन की यात्रा को बंजारा बीट के साथ बड़ी बखूबी निभा रही थी, बता रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति। थैंक यू, नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।